हेलो फ्रेंड्स। आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो है अंतर्वृद्धि। इसको आयुर्वेद में हम अंतर्वृद्धि के नाम से जानते हैं। हर्निया बहुत ही कॉमन डिजीज है। एल्डरली पर्सन्स को काफ़ी मात्रा में होने वाली हर्निया व्याधि से हम हमारे बुजुर्ग पीड़ित रहते हैं। आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। माई सेल्फ डॉक्टर दीपक कुलश्रेष्ठ, प्रिंसिपल गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज रीवा। अंतवृद्धि या हर्निया बहुत ही कॉमन डिजीज है। हमारे आसपास हम देखेंगे तो कई लोगों को हर्निया से पीड़ित हमको व्यक्ति या मरीज मिल जाते हैं। हर्निया एक्चुअल में है क्या? हर्निया एक एनाटॉमिकल डिफेक्ट होता है, उसके बाद डिजीज डेवलप होती है, उसको हम हर्निया कहते हैं। हर्निया एक्चुअल में क्या है? हर्निया की डेफिनेशन हम देखें। हर्निया इज द प्रोट्रूजन ऑफ एन ऑर्गन टू इट्स कंटेनिंग वॉल। यानी जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, खास तौर से इंटेस्टाइन, मैक्सिमम केसेस में इंटेस्टाइन ही हर्निया में बाहर निकलती है। तो हर्निया इज द प्रोट्रूजन, प्रोट्रूजन मीन्स बाहर निकलना, प्रोट्रूजन ऑफ एन ऑर्गन, ऑर्गन्स में भी खास तौर से स्मॉल इंटेस्टाइन, और भी कई चीजें निकलती है, अपन आगे देखेंगे, लेकिन कॉमनली जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का प्रोट्रूजन ऑफ एन ऑर्गन थ्रू इट्स कंटेनिंग वॉल, जो एब्डोमिनल वॉल को कवर कर रही है, उस एब्डोमिनल वॉल से बाहर निकलने, यानी बॉडी के बाहर नहीं निकलेंगे, एब्डोमिनल वॉल से जो कंटेनिंग उस सैक बनेगा, एक सैक की जो वॉल होती है उस वॉल से बाहर निकलना, प्रोट्रूजन, उसको कहते हैं हर्निया। जैसे ये दिखाई दे रहा है इसमें, इसमें एक सैक जैसा स्ट्रक्चर बनता है, उस सैक के अंदर वो कंटेंट या इंटेस्टाइन चली जाती है। कंपोजिशन हम देखें, कंपोजिशन इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। हर्निया के अंदर तीन चीजें होती हैं। एक सैक होता है जिसके अंदर की कंटेंट्स रहते हैं, दूसरा उस सैक को कवर करने वाली वॉल होती है जिसको हम कवरिंग कहते हैं, और तीसरा है कंटेंट ऑफ द सैक, उस सैक के अंदर जो चीज रहती है, जो ऑर्गन्स रहते हैं, उसको कंटेंट कहते हैं। तो तीन चीजों से मिलके ये हर्निया बनता है, सैक, कवरिंग एंड कंटेंट। यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये इंटेस्टाइन आ रही है, ऐसे फोल्ड होते इंटेस्टाइन का ये लूप जो है इस प्रकार से अंदर घुसता है और ये बाहर निकल जाता है। ये जो बाहर की एब्डोमिनल वॉल है और ये पेरिटोनियम है, ये जो ब्लैक कलर की जो है वो पेरिटोनियम से कवर रहती है, ये एब्डोमिनल वॉल, और इसमें ये पाउच जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, इसको बोलते हैं हर्नियल सैक या हर्निया। कंपोजिशन ऑफ द हर्निया, हर्निया में क्या क्या होता है? तो पहली चीज हमने देखी, सैक होता है। तो सैक क्या है? इट इज डाइवर्टिकुलम ऑफ द पेरिटोनियम एंड इज मेड अप ऑफ थ्री पार्ट्स, द माउथ, द नेक एंड द बॉडी ऑफ द सैक। वॉल जो होती है, जैसे हम देखें कि ये इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनता है, अब इसके अंदर ये सैक बन गया। इस सैक के अंदर जो कंटेंट आएंगे वो खास तौर से इंटेस्टाइन रहती है। तो इंटेस्टाइन का जो लूप है वो इस प्रकार से अंदर जाता है और ऐसे घूमकर ये बाहर निकल आता है। ये इंटेस्टाइन का लूप है पूरा। ये इस प्रकार से इसकी एंट्री होती है और एंट्री होकर बाहर निकल जाती है। कि ये सैक जो है वो सैक पेरिटोनियम कवरिंग के द्वारा बना होता है। ये जो पेरिटोनियम है, इस पेरिटोनियम के द्वारा सैक बनता है। अब इसमें आपको दो तीन चीजें दिखाई दे रही हैं। एक तो ये हो गया इसका माउथ, जहां से ओपनिंग खुलती है, जहां से कंटेंट अंदर एंट्री करते हैं, उसको कहते हैं माउथ। और ये जो दूसरा पार्ट है इसको कहते हैं नेक, ये जो नेक। और तीसरा जो होता है वो होता है फंडस या बॉडी। तो तीन पार्ट इसके अंदर होते हैं। कवरिंग
पार्ट होते हैं उसकी आप बताया मैंने, माउथ, नेक एंड बॉडी ऑफ द सेक। कंपोजिशन में देखें, कवरिंग किसके द्वारा बनती है? डिराइव्ड फ्रॉम द लेयर्स ऑफ द एब्डोमिनल वॉल थ्रू विच द सैक पासेस। ये जो एब्डोमिनल वॉल है, उस एब्डोमिनल वॉल की जो कवरिंग है उसके द्वारा सैक की कवरिंग बनती है, क्योंकि सैक यहीं से निकलता है। फीमोरल सैक हो, फीमोरल हार्निया हो, इंगुइनल हार्निया हो, अम्बिलिकल हार्निया हो, कोई भी हार्निया होगा तो उसके ऊपर की जो कवरिंग होती है वो एब्डोमिनल वॉल की जो कवरिंग होती है उसी के द्वारा सैक की कवरिंग बनती है। अब कंटेंट के हिसाब से हम देखें, कंटेंट के हिसाब से उसके नाम बदल जाता है। यदि उसके अंदर ओमेंटम है, यदि उसके अंदर ओमेंटम आ रहा है यानी सैक के अंदर, तो उसको बोलते हैं ओमेंटोसील। यदि उस सैक के अंदर ओमेंटम आ रहा है तो उसको कहते हैं ओमेंटोसील। मैक्सिमम केसेस में इंटेस्टाइन आती है तो उसको हम पर्टिकुलरली उस डिजीज को बोल सकते हैं एंट्रोसील। यदि कंफर्म है कि इंटेस्टाइन है तो उस डिजीज को हम कह सकते हैं एंट्रो। एंटर मीन्स इंटेस्टाइन और सील मीन्स कैविटी। सील जो है वो कैविटी के लिए वर्ड यूज होता है। तो उस कैविटी के अंदर, सैक के अंदर ओमेंटम का आना ओमेंटोसील, इंटेस्टाइन का आना एंट्रोसील। पोर्शन ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द इंटेस्टाइन, पूरी इंटेस्टाइन यदि उसके अंदर न जाए, सिर्फ सर्कमफेरेंस, जैसे ये मान लो सैक है तो सामान्यतः क्या होता है, इंटेस्टाइन इस प्रकार से अंदर से जाती है। लेकिन यदि इंटेस्टाइन पूरी की पूरी इसके अंदर न जाए तो इस प्रकार से हम देखें, ये सैक, ये इंटेस्टाइन आई और इस प्रकार से चली जाती है। जिसका जो सर्कमफेरेंस एरिया है ये थोड़ा सा बस उसके अंदर जाता है। इसको कहते हैं रिचर्स हार्निया। साइंटिस्ट जिन्होंने ऑब्जर्व किया उसको बोलते हैं, रिचर नामक साइंटिस्ट ने किया, उसको बोलते हैं रिचर्स हार्निया। पोर्शन ऑफ द ब्लैडर, रेयर केसेस में सबसे कॉमन इंटेस्टाइन होता है, देन ओमेंटम होता है, देन उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर का यदि पोर्शन उसके अंदर चला जाए ये भी एक कंटेंट इसके अंदर हो सकता है। सॉरी, रेयर केसेस में ओवरी भी जा सकती है, विद और विदाउट ओविडक्ट। मिकल्स डाइवर्टिकुलम, यदि इस सैक के अंदर मिकल्स डाइवर्टिकुलम जो कि एक वेस्टिजियल रेजिडुअल ऑर्गन है वो यदि उसके अंदर चला जाए तो उसको कहते हैं लिटर्स हार्निया। ये कंटेंट के आधार पर उस डिजीज का नाम परिवर्तित हो सकता है, हो जाता है। मोमेंटम है मोमेंटोसील, इंटेस्टाइन है तो एंट्रोसील, सर्कमफ्रेंस ऑफ द इंटेस्टाइन है तो रिचर्स हार्निया, एंड मिकल्स डाइवर्टिकुलम है तो लिटर्स हार्निया के नाम से जानते हैं। अब इसका देखने के बाद इसका कारण देखेंगे किन कारणों से ये जो हार्निया होता है। हार्निया ऑकर एट साइट ऑफ द वीकनेस इन द वॉल। अब ये हार्निया होती कहां पर? हार्निया एब्डोमिनल वॉल का जो वीकेस्ट पार्ट होता है वहां से कंटेंट निकलने की कोशिश करता है। इसलिए खासतौर से ये यंग एज में नहीं होता, रेयर केसेस में होता भी है, लेकिन यदि ओल्ड एज है, एज उसकी बढ़ी हुई है, एल्डरली एज है, तो ऐसे केसेस में मस्कुलर वीकनेस होती है। तो मस्कुलर वीकनेस होने की वजह से एब्डोमेन में कुछ नेचुरल ओपनिंग्स बनी होती हैं जो कि यंग एज में इंटैक्ट रहती हैं उन मसल्स के स्ट्रांग होने की वजह से। जैसे जैसे एज बढ़ती है मसल्स लूज होती है, वो ओपनिंग खुल जाती है। तो हार्निया ऑकर एट साइड ऑफ द वीकनेस इन द वॉल, तो वॉल के जो सबसे वीकेस्ट पार्ट होता है वहां से निकलने की कोशिश करते हैं ऑर्गन्स। दिस वीकनेस में बी, वो कमजोरी किन कारणों से हो सकती है? फिजियोलॉजिकल यानी नॉर्मली वो कमजोरी हो सकती है, वीकनेस रिलेटेड टू द एनाटॉमिकल कॉजेस, किसी डिजीज की वजह से भी कमजोरी हो सकती है, कई दिनों तक वो बेड रिडन है तो उसकी वजह से कमजोरी हो सकती है। तो ये सबको फिजियोलॉजिकल कहते हैं। कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटी, एनाटॉमिकल डिफेक्ट होने की वजह से ये भी हो सकता है। एक्वायर्ड जो कि बाद में होता है, कंजेनाइटल एंड एक्वायर्ड। तो एक्वायर्ड जो है वो दो प्रकार का होता है, ट्रॉमेटिक एंड डिजीज। यदि चोट लगी हो, उस चोट लगने के कारण
वो ओपनिंग्स जो है कमजोर हो गई हो, ओपनिंग खुलने लगी हो, मसल्स वीक हो गई हो, तो उसकी वजह से वहां पर कंटेंट उस कैविटी में जाना शुरू हो जाते हैं, तो उसको कह सकते हैं डिजीज। किसी और डिजीज की वजह से क्रॉनिक कफ हो, क्रॉनिक कफ होने की वजह से लगातार व्यक्ति खांस रहा है 2 महीने 3 महीने, वूपिंग कफ के केसेस में पुराने जमाने में मिलता था, वूपिंग केसेस के आजकल तो नहीं मिलते हैं। तो ऐसे केस हैं जिसमें कि एब्डोमिनल प्रेशर कंटिन्यूस बना रहे, तो एब्डोमिनल प्रेशर लगातार बने होने की वजह से जो ओपनिंग्स होती हैं उन ओपनिंग पर लगातार प्रेशर पड़ने की वजह से वो ओपनिंग खुल जाती है, तो ऐसे केसेस में हार्निया डेवलप होता है। तो ऐसा कोई भी डिजीज जिसमें कि इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़े, खासतौर से कफ हो गया या यूरिनरी रिटेंशन यानी इस प्रकार की डिजीज हो जिसमें कि यूरिन पास करने के लिए प्रेशर लगाना पड़ता है, तो ऐसे केसेस में भी, और यदि फीटल यानी प्रेगनेंसी में भी ये देखने में आ सकता है कि प्रेशर पड़ने की वजह से एब्डोमिनल प्रेशर, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन यानी जिनको कि पुराना कब्जियत की शिकायत हो, तो ऐसे व्यक्ति लगातार एब्डोमेन में प्रेशर डालते हैं मोशन पास करने के लिए, तो ऐसे केसेस में भी हार्निया एग्रेवेटिंग फैक्टर के रूप में कॉन्स्टिपेशन कार्य करता है, तो ऐसे केसेस में भी हार्निया डेवलप हो सकता है। अभी इसकी वैरायटीज में देखेंगे कि 2 प्रकार का होता है, रिड्यूसिबल एंड इरिड्यूसिबल हार्निया। रिड्यूसिबल हार्निया नाम से समझ में आ रहा है जैसे रिड्यूसिबल, रिड्यूस हो जाना, यानी जो कंटेंट रहते हैं वो कंटेंट को यदि दबाया जाए, उस स्वेलिंग को दबाया जाए तो रिड्यूस हो जाती है, वो स्वेलिंग दब जाती है, उसको कहते हैं रिड्यूसिबल। दिस इज द वन ऑफ द विच कंटेंट ऑफ द सैक रिड्यूस्ड स्पॉन्टेनियसली और कैन बी पुश्ड बैक मैनुअली। स्पॉन्टेनियसली या तो व्यक्ति खड़ा है तो सूजन आ जाती है, और जैसे ही व्यक्ति लेटता है, बेड पर लेटता है, तो वो स्वेलिंग कम हो जाती है, उसको भी कह सकते हैं, या उसको अपन दबाएं तो कम हो जाए तो उसको कहते हैं रिड्यूसिबल हार्निया। इरिड्यूसिबल हार्निया, दिस वन whose content cannot be returned to the peritoneal cavity, जो पेरिटोनियल कैविटी या जो सैक बना हुआ है उसमें कंटेंट वापस न जाए, उसको कहते हैं इरिड्यूसिबल, यानी रिड्यूस नहीं हो रही है। तो वो कई कारणों से हो सकती है, उसमें एडिशंस बिटवीन द सैक एंड द कंटेंट बिकॉज ऑफ द नैरो नेक ऑफ द सैक, एडिशंस बिटवीन द सैक। अब ये जो सैक है, इस सैक के अंदर जो कंटेंट है ये इंटेस्टाइन है, इस इंटेस्टाइन और इस वॉल के बीच में एडिशंस डेवलप हो जाते हैं। जब ये एडिशंस डेवलप हो जाएंगे, चिपक जाएगी ये, तो ये कंटेंट बाहर नहीं आएंगे। और रिड्यूसिबल में क्या होगा, इस स्वेलिंग में जैसे हम दबाते हैं ये कंटेंट बाहर निकल आते हैं। आगे हम देखें इरिड्यूसिबल हार्निया भी, इरिड्यूसिबल हार्निया भी 2-3 प्रकार का हो सकता है उनके एडिशंस के आधार पर। पहला इनकार्सरेटेड, देयर आर एडिशंस बिटवीन द सैक एंड द कंटेंट, जो आपको मैंने बताया अभी, बट देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन, यानी उसके अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता, इंटेस्टाइन है उसके अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता, और इंटरफेरेंस विद ब्लड सप्लाई, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता, और उसकी जो ब्लड सप्लाई इंटेस्टाइन की, उस ब्लड सप्लाई में भी कोई अंतर नहीं पड़ता, सिंपली विल नॉट रिड्यूस, सामान्यतः वो रिड्यूस नहीं होती। दूसरी है ऑब्स्ट्रक्टेड हार्निया, ये हॉलो विस्कस is tapped within the sac and the obstruction occurs, ऑब्स्ट्रक्शन इसमें डेवलप होता है, द ब्लड सप्लाई रिमेन्स, इसमें ऑब्स्ट्रक्शन होता है परंतु ब्लड सप्लाई बराबर बनी रहती है। तीसरा स्ट्रेंगुलेटेड, इसमें ऑब्स्ट्रक्शन जैसी स्थिति डेवलप होती है और ब्लड सप्लाई भी इसमें डिफर कर जाती है, कम होती है, द आर्टीरियल ब्लड सप्लाई टू द कंटेंट ऑफ द सैक इज compromised. In such a hernia, unless the surgical relief is undertaken, the content of the sac will become gangrenous. यदि वो तुरंत उसकी सर्जरी करके ठीक न किया जाए तो उसके अंदर गैंग्रीन भी डेवलप हो सकता है। तो ये 3 प्रकार का है। इनकार्सरेटेड, इसमें सिर्फ एडिशंस डेवलप होते हैं, ना ब्लड सप्लाई में कोई अंतर पड़ता है, ना ऑब्स्ट्रक्शन होता है। दूसरा है ऑब्स्ट्रक्टेड, इसमें ऑब्स्ट्रक्शन होता है परंतु ब्लड सप्लाई सामान्य बनी रहती है। तीसरा स्ट्रेंगुलेटेड, जिसमें कि ऑब्स्ट्रक्शन जैसी स्थिति डेवलप होती है और ब्लड सप्लाई, आर्टेरियल ब्लड सप्लाई कम होती है और उसकी वजह से फ्यूचर में
यदि ठीक से ट्रीटमेंट न किया जाए, तुरंत सर्जरी न की जाए, तो गैंग्रीन डेवलप हो सकता है। ये तीनों प्रकार के रिड्यूसिबल हार्निया ये दिखाई दे रहा है, ऊपर से अपन दबाते हैं तो कंटेंट बाहर आ जाता है। ये रिड्यूसिबल हार्निया, ये इसमें कंटेंट जो है वो चिपक जाते हैं। स्ट्रेंगुलेशन, स्ट्रेंगुलेशन मीन्स होता है एटम, ये इस प्रकार से एटम डेवलप हो जाए तो उसको कहते हैं स्ट्रेंगुलेशन। एक क्लासिफिकेशन और देखें, अकॉर्डिंग टू पोजीशन, एक्सटर्नल हार्निया एंड इंटरनल हार्निया। जो हमको दिखाई देता है वो उसको एक्सटर्नल हार्निया, और जो हमको नहीं दिखाई देता है वो इंटरनल हार्निया। ये एपिगैस्ट्रिक हार्निया, अम्बिलिकल हार्निया, सेमिलुनर हार्निया, इंसिजनल हार्निया, ये सब हमको दिखाई देते हैं, स्वेलिंग के रूप में दिखाई देते हैं, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल हार्निया। एक्सटर्नल हार्निया फिर हम देखें कई प्रकार का होता है, जिसमें है कॉमन हार्निया जो कि होते हैं, एक इंग्वाइनल हार्निया, इंग्वाइनल हार्निया, फीमोरल हार्निया, अम्बिलिकल हार्निया, इंसिजनल हार्निया। इंग्वाइनल हार्निया क्या होता है, यहां पर ये एंड्रियर सुपीरियर इलियक स्पाइन जो है, जहां हम नाड़ा बांधते हैं, ये सबसे सुपीरियर पार्ट जो होता है बोन का, उस सबसे ऊपर वाले बोन के पार्ट पर से लेके और हमारे जेनाइटल पार्ट हैं, इसको हम इस प्रकार से देखें, ये बॉडी, ये यहाँ पर एक एनाटॉमिकल कैनाल होती है, कैनाल जैसी स्ट्रक्चर नहीं होती, लेकिन वहां पर मस्कुलर अरेंजमेंट ऐसे रहते हैं कि वो एक प्रकार से कैनाल का रूप ले लेती है, जिसको बोलते हैं, ये कैनाल जैसी स्ट्रक्चर यहाँ बनती है, जिसको बोलते हैं इंग्वाइनल कैनाल। तो समान रूप से ये क्या है, ऊपर से प्रेशर पड़ने की वजह से ये बंद रहती है, लेकिन जब ओल्ड एज होती है, मस्कुलर वीकनेस होती है, तो ये कैनाल ओपन हो जाती है और इसके अंदर कंटेंट जान ले जाता है, जिसको बोलते हैं इंग्वाइनल कैनाल। इसी प्रकार से फीमोरल हार्निया, यहाँ पर इस पोजीशन पर फीमोरल कैनाल होती है, ये भी एनाटॉमिकल कैनाल है। फीमोरल कैनाल के अंदर कंटेंट का आना फीमोरल हार्निया कहलाता है। अम्बिलिकल हार्निया, यहाँ पर जो अम्बिलिकस नाभि होती है, उस नाभि में आपने देखा होगा कि एक स्वेलिंग आ जाती है कई लोगों को, तो वो कहलाता है अम्बिलिकल। जहाँ की जो मसल्स होती है, लेयर होती है, वो वीक होती है अम्बिलिकल कट करने के बाद। तो वीक होने की वजह से यदि प्रेशर पड़ रहा है, लगातार एब्डोमिनल प्रेशर, इंटेस्टाइन का प्रेशर पड़ता है, तो वहाँ स्वेलिंग डेवलप होती है, इसको बोलते हैं अम्बिलिकल हार्निया। ये है इंसिजनल हार्निया। सामान्यतः क्या होता है कि जब सर्जरी, विशेष रूप से एब्डोमेन पर ऑपरेशंस, बड़े ऑपरेशंस किए जाते हैं, इंटेस्टाइन के लिए, लिवर के लिए, किसी और किसी कारण, किडनी के लिए, तो उसके बाद जब उन इंसिजन को सूचर किया जाता है, तो सूचर से, सूचर वीक हो गया किसी कारण से, तो जब सूचर वीक हो जाता है तो वहां सूचर से कंटेंट बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, उसको बोलते हैं इंसिजनल हार्निया। ये कुछ हार्निया की पोजीशंस बताइए, यहाँ पर फीमोरल हार्निया, ये इंग्वाइनल हार्निया, इंसिजनल हार्निया, ये यहाँ पर जो ऑपरेशंस के लिए चीरे लगते हैं, इंसिजन लगते हैं, यहाँ पर लगता है, यहाँ लगता है, तो ये सब इन्हीं, जहाँ पर इंसिजन लगा होगा, चीरा लगा होगा, उस इंसिजन से फ्यूचर में कंटेंट बाहर निकलते हैं, उसको बोलते हैं इंसिजनल हार्निया। एक्सटर्नल हार्निया कहलाता है, रेयर हार्निया, एक्सटर्नल हार्निया भी देखेंगे। इस दोनों के अलावा, एक्सटर्नल और इंटरनल के अलावा, देखें स्पिजिलियन, ग्लूटियल, ऑब्ट्यूरेटर एंड लंबर हार्निया, ये बहुत रेयर होते हैं। सम अदर हार्नियाज में देखिए, हमने पहले देख लिया आपको, लेटर्स हार्निया किसे कहते हैं, ऑब्ट्यूरेटर हार्निया किसे कहते हैं। इंटरनल हार्निया हम देखें, इंटरनल हार्निया क्या होता है, जो हमको दिखाई नहीं देता, बाकी हार्निया हमको तो एक्सटर्नली दिखाई देते हैं, परंतु इंटरनल हार्निया एक होता है, जैसा कि हमको मालूम है कि थोरैक्स, ये बॉडी, थोरैक्स और एब्डोमेन के बीच में ये होता है डायफ्राम। इस डायफ्राम, जो पर्दा होता है एब्डोमेन और थोरैक्स के बीच में, एक मस्कुलर मसल्स का एक डायफ्राम होता है, इस डायफ्राम के थ्रू ये इसोफेगस आती है, और ये स्टमक आता है। तो ये जो समान रूप से क्या होता है, स्टमक इस डायफ्राम को क्रॉस नहीं करता, इसके ऊपर नहीं जाता, इस ओपनिंग के थ्रू ये इसोफेगस यहाँ आती है। परंतु
यहाँ की जो वीकनेस है, यानी जहां से ओपनिंग से इसोफेगस अंदर जा रही है, वो यदि वीक हो जाती है तो क्या होगा, इस स्टमक के अंदर लगातार प्रेशर बना रहता है। उस प्रेशर की वजह से ये स्टमक यदि इस ओपनिंग से बाहर निकला तो उसको कहते हैं इसोफेजियल हार्निया या पैराइसोफेजियल हार्निया। इसको हाइटस हार्निया के नाम से भी हम जानते हैं, हाइटस हार्निया। तो ये हमको दिखाई नहीं देता, ये अंदर होता है, इसकी स्वेलिंग हमको ऊपर नहीं दिखाई देती। ये स्वेलिंग आती है लेकिन थोरेक्स में जो कि कंटेंट नहीं आना चाहिए एब्डोमेन के, वो कंटेंट यहाँ आ जाते हैं, स्टमक का पार्ट यहाँ आ जाता है। इसको बोलते हैं इंसिजनल हार्निया, सॉरी इसोफेजियल हार्निया या पैराइसोफेजियल हार्निया, और इसका एक दूसरा नाम भी है, इसको बोलते हैं हाइटस हार्निया। हाइटस हार्निया ये दिखाई दे रहा है इसमें, ये नीचे एब्डोमेन और ऊपर थोरेक्स, ये डायफ्राम का पार्ट है। ये पूरा जो डायफ्राम है, इस डायफ्राम से ये इसोफेगस आ रही है, और ये स्टमक का पार्ट जो निकल के बाहर आ जाता है, बॉल की तरफ फूल जाता है। तो ये इसका क्लासिफिकेशन हम देखते हैं। थैंक यू वेरी मच मेरा वीडियो वॉच करने के लिए। आपके जो भी सुझाव हो कमेंट्स में मुझे आप दे सकते हैं। जो भी क्वेरी हो डिजीज से संबंधित, वो क्वेरी आप कमेंट में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। अभी तक यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।